हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आपके जो बीएससी में एग्रीकल्चर में और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इस बार क्या हुआ है, जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी है वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर बीएससी एग्रीकल्चर के होंगे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है क्लास। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा, जो एजीटी है, केन सुपरवाइजर है, अदर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारी जो क्लास होगी डेली के 50 क्वेश्चन की क्लास लेंगे। उसमें 50 क्वेश्चन में आपके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड है। क्लास को करेंगे और आपको मजे आएंगे क्लास को करने में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? पीटर डी क्रिसेंजी को एग्रोनॉमी के पिता बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पीटर डी क्रिसेंजी को एग्रोनॉमी के पिता बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं जेंथ्रोटिल को हम लोग क्या वीड साइंस के खरपतवार का मतलब इसको क्या फादर बोला जाता है जेंथ्रोटिल को। ठीक, जेंथ्रोटिल की पुस्तक का नाम हार्सोइंग थी। अब आता है हार्सोइंग हस्बेंड्री। ठीक, एग्रोनॉमी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्रोनॉमी जो होता है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर, शटर बिल्कुल करिए, एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन आएगा एग्रोनॉमी किस लैंग्वेज का शब्द है? तो क्या बताओगे आप लोग? एग्रोनॉमी जो होता है हमारा ग्रीक लैंग्वेज का शब्द होता है। किसका? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन IFOM, क्वेश्चन ए भी आ सकता है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो इंटरनेशनल, ठीक, IFO ऑर्गेनिक फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आपसे कोई पूछे किस वर्ष हुई थी तो आप इसका राइट आंसर बताओगे क्या? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969। बी इज द राइट आंसर होगा। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम लोग। उसको करो शुरू कर दे, सेपरेट टाइटल जो है इसको ऐसा करना, यूज करना, एक बार यूज करना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बता दी थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करती है? तो ऑर्गेनिक खेती के लिए लाभदायक होती है। इधर देखते रहो खुशी। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों में ऑर्गेनिक खेती के लिए लाभदायक होता है कार्बनिक खेती के लिए? तो कौन से होते हैं? इधर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ल्यूमिनस क्रॉप्स मतलब दलहनी फसलें। ल्यूमिनेसी क्रॉप्स मतलब दलहनी फसलें। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक कौन सी होती है? दलहनी फसलें होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। कार्बनिक खेती में निम्न में से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं की जाती है? तो कौन सा रिकमेंडेशन हमें नहीं करना चाहिए? तो क्या बताओगे? मतलब जब भी हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, क्या ऑर्गेनिक खेती में हम लोग सीवेज का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सीवेज मतलब जो घर से अपशिष्ट मलमूत्र निकलता है। बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं खलियों का। तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग कार्बनिक मतलब नाम से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कीटनाशक का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग।
और ये जितने क्वेश्चन हम कल सुनेंगे भी, इनमें 50 क्वेश्चन आज कराएंगे, 50 के डेली आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाँ, 90% केस में आप लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे। भारतवर्ष में प्रमाणित मतलब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में कितना एरिया पर खेती की जा रही है? क्वेश्चन आएगा, मतलब इंडिया में ऑर्गेनिक खेती प्रेजेंट टाइम में कितने एरिया पर की जा रही है? तो आप क्या बताओगे? 3.5 मिलियन हेक्टेयर पे। कितने पे की जा रही है? 3.5 मिलियन हेक्टेयर पर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। चारागाह भूमि पर, मतलब जो हमारी जहां पे हम एनिमल्स चरते हैं, बहुवर्षी को कहते हैं हम लोग फेरनियल प्रजातियों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? जहां पर मतलब 2 से अधिक वर्षे होते हैं। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? फॉरेस्ट मेथड, मतलब वन चारागाह पद्धति के लिए सिस्टम। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एलियन बीड कौन सा है? मतलब एलियन खरपतवार हमारा कौन सा है? तो हमें पता है चिनोपोडियम एल्बम किसका होता है? बथुए का होता है। ठीक, आपको इनके सभी के साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए। जब तक हमारे साइंटिफिक नेम नहीं पता है तब तक। तो एलियन जो बीड होता है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होता है। क्या होता है? पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होता है। अब इसके बारे में इसका नोट क्या है? नोस्टिक और इंडोरिक्ट वीड और इज द एलियन वीड्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो इसमें जो ऊपर थे ये सभी बीट्स के नाम है, एक बार इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना। हमारा यहाँ पे मेन टारगेट है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, कि ऑब्जेक्टिव का भी हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब अभी चारों ऑप्शन को स्पेंड नहीं करेंगे, हमारा जो ऑप्शन राइट है उन्हीं पे हम लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित की बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो त्रिवेंद्रम में स्थित है? कहां पे त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो सबसे पहले हमें सभी के फॉर्मूला, मतलब सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जब तक हमें फुल फॉर्म नहीं पता होती है, जैसे CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सेंट्रल तंबाकू टबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फिर हमारा इसमें हम, तो इसका हमारा कौन सा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। अभी इसकी सबकी फुल फॉर्म भी जानेंगे। तो क्या बताता? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? कुर्फी शिमला। और सेंट्रल टबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट कटरी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। फिर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? हमारा केरला में है। फिर आता है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कटरी। आप इस तरीके से तो इस तरीके से जब हम शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे तो हमें जल्दी याद रहेंगे। तो इसका कहा त्रिवेंद्रपुरम केरला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवाज नहीं। निम्न में से कौन सी हाइब्रिड वैरायटी के उपयोग नहीं की जाती है? संकर मतलब हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका? तो आपको सबके हमें वर्टिकल नेम भी पता, जैसे धान का वर्टिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है, और ग्रेमनी पोएसिकुल का, गेहूं का टिटिकम एस्टिवम होता है, मक्के का जिया मेज होता है साइंटिफिक नाम, और बाजरे का पेनिसेटम टाइफोइडस होता है। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कौन से होता है हमारा? गेहूं। कौन से? वीट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य वैरायटी कौन कौन सी है? तो इनके हमें आपको ट्राइफ्लोड भी याद होने चाहिए, इसका क्रॉस किससे किससे क्रॉस के बनाई जाती हैं। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्रेस्का जुन्सिया। कोई आपसे पूछे सरसों का स्पेसीज, ब्रेस्का स्पेसीज इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये क्या है? इसकी मुख्य प्रजातियां है। ब्रेस्का जुन्सिया भारत और राजस्थान में उगाई जाती है अधिकतर। तो ब्रेस्का कंपोस्टिव, ब्रेस्का ओलेसिया, ब्रेस्का नाइग्रा, ये आपस में क्रॉस करके बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली प्रजातियों, ये जातियां लिख सकते हैं, प्रजातियों की संख्या,
मतलब शुगर केन के लिए जो मेन हमारी कौन कौन सी वेराइटीज हैं, उनकी संख्या कितनी है क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या बताओगे, जो शुगर केन की है मुख्यतः 3 है। अच्छा, कौन कौन सी है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम साइनेसिस। अब जो हम लोग ज्यादातर गन्ना लगाते हैं वो सेकेरम ऑफिसिनेरम लगाते हैं, लेकिन सबसे लाभदायक ए वाला होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कम होता है, तो इसलिए हम सेकेरम ऑफिसिनेरम लगाते हैं। और गन्ने में जो रेड रॉट रोग लगता है वो किसके कारण लगता है, कोलेक्टम फल्केटम के कारण। किसके कारण लगता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, कोलेक्टम फल्केटम वायरस रेड रॉट। उसमें क्या होता है, एल्कोहल की महक आने लगती, मतलब एल्कोहल जैसी बदबू आने लगती। तो गन्ने को बीच से फाड़ेंगे तो उसमें बीच में लाल लाल धारियां भी हमारी दिखाई देंगी। और गन्ने की बात करते हैं हम लोग, गन्ने की जो हमारी सीड रेट होती है कितनी, 35,000 से 40,000 3 आंख के टुकड़े। मतलब ऐसा गन्ना लेना चाहिए हमें जिसमें मतलब कितनी आंखें होनी चाहिए, 3। अगर इस तरीके से हम गन्ने का कट पीस बोल रहे हैं तो हमें कितने 35,000 से 40,000 टुकड़े चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सरसों की बात करते हैं। तो सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका स्पेसीज होता है। और सरसों की बीज की मात्रा की बात करते हैं तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों की बीज दर की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च, हल्दी को एक साथ फसल को क्या कहते हैं। तो समझना, अब इसमें पहले हम रिले क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग सबको समझेंगे। तो एक ही खेत में जब हम लोग एक ही साथ, क्वेश्चन आएगा इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, एक ही फील्ड में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही समय में उगाने की प्रोसेस को इंटरक्रॉपिंग हम लोग बोलते हैं। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या है, अब इसमें देखना, एक ही खेत में नारियल, इसमें क्या था, नारियल की जो पौधे होते बड़े बड़े होते हैं, काली मिर्च के छोटे छोटे होते हैं, और जो हल्दी के होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या मल्टी स्टेरिड क्रॉपिंग है। मल्टी मतलब कम हाइट, मतलब एक साइज का छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो क्या मल्टी स्टेरिड क्रॉपिंग होता है। इंटरक्रॉपिंग जैसे हम लोग क्या करते हैं, तुमने देखा होगा गन्ने की फसल में हम लोग अलग अलग फसल बोते हैं। ठीक, चलते हम लोग। और यह अधिकतर कहाँ की जाती है, अगर कोई पूछे तो केरल राज्य में ज्यादातर की जाती है। कहां पे, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है, वह खरपतवार, मतलब वह वीड जो किसी भी परिस्थिति में किसान के किसी भी काम में नहीं आता है। अच्छा, तो कौन सा है, फसल सेचर खरपतवार, अनिष्टकारी परजीवी, मतलब पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक अंता परजीवी होता है, मतलब एक बाह्य परजीवी होती है, बाह्य पैरासाइट, अंता पैरासाइट। जैसे हमारे शरीर पे क्या आता है, जू पाए जाते हैं वो क्या है, बाह्य, और पेट के अंदर स्केरिस पाया जाता है वो क्या, अंता है, हो गया। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये कौन सा है जो किसी भी परिस्थिति में, क्या बताओगे आप लोग, परजीवी। कौन कौन से होते हैं, अमरवेल, रूखड़ी, ओरोबंकी। ठीक, चलते आगे। पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है, हर्बिसाइड है। तो हमें ये शाकनाशी जो हर्बिसाइड है तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है सिलेक्टिव, एक होता है नॉन सिलेक्टिव होता है। तो जो पैराकाइट हमारा है, तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, नॉन सिलेक्टिव है। कैसा है, नॉन सिलेक्टिव है। तो नॉन सिलेक्टिव कौन कौन से हैं, एक फेराकाट होगा, डॉइकाट हो गए, एक ऐसा हमारा है नॉन सिलेक्टिव है, जिनको हम लोग क्या करते हैं, आकर्षित, मतलब नॉन कल्टीवेटेड एरिया, जहां पे हम लोग इरिगेशन, मतलब फसल को नहीं उगा सकते हैं, उनके पूर्व में फसल उगाने से पूर्व करते हैं, तथा इससे पौधों के संपर्क में आने वाला भाग ही नष्ट है। मतलब जो हमारी क्रॉप्स के पहले आने वाले होंगे उनको क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। चलते हैं, वह खरपतवार जिसमें औषधि गुणवत्ता ज्यादातर पाई जाती है, मतलब औषधि गुणवत्ता, तो क्या था, चिनोपोडियम एल्बम हो गया। ठीक, तो मतलब औषधि जिसमें मेडिसिनल गुण ज्यादा पाया जाता है, इसमें मेडिसिनल
गुण ज्यादा पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? ट्यूफ्रोसिया पुरपुरिया, ट्यूफ्रोसिया पुरपुरिया। इसमें जो एक बीट होते ही भी इसमें क्या है? औषधि, मतलब मेडिसिनल क्वालिटी इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, खरीफ। खरीफ मतलब 3 ऋतु होती है, खरीफ ऋतु होती है, एक रबी ऋतु होती है, एक जायद ऋतु होती है। बात करते हैं खरीफ ऋतु में, हम लोग जो मई जून में फसल को लगाते हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, एक ऐसी हमारी खरीफ ऋतु की फसल है। और रबी ऋतु में हमारी जो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है उन्हें रबी ऋतु होते हैं। और इसके बाद जायद ऋतु। जायद ऋतु जितनी लताए वाली या कुकुरबिटेसी क्रॉप्स की होती है, जैसे हमारा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये क्या हमारी जायद कुल की है। तो क्वेश्चन है खरीफ मतलब लुमिनस फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा, मतलब फसल खरपतवार क्रॉप कंपटीशन की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं? कंपटीशन मतलब हमारी एक भी फसल उगी है, वहीं पे बीट भी उग रहे हैं, तो आपस में क्या होगा? पानी और फर्टिलाइजर लेने के लिए आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन होगा कि हम ज्यादा बीट से मतलब हम ज्यादा पोषक तत्व लेंगे। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे? वी। क्या 15 से 30 दिन तक, कितने दिन तक होता है? 15 से 30 दिन तक होता है। और यहीं पे अगर हमसे क्वेश्चन दो तरीके से भी हो सकता है। अगर खरीफ ऋतु की बोलेंगे तो 15 से 30 दिन, अगर भाई बोल दे कौन सी रबी ऋतु तो 30 से 45 ऋतु। और तुम लोग जायद ऋतु की आप लोग बताना क्या होते हैं। आगे चलते हैं। मोथा। मोथा का मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइप्रस रोटंडस होता है मोथा का साइंटिफिक नेम। ठीक। इसका वंशकाल कैसे चलता है, मतलब इसकी जो हम लोग कैसे इसको उगाएंगे। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बताओगे? हम लोग इसको जो मोथा है उसको हम लोग गांठों के द्वारा, किसके द्वारा? गांठों के द्वारा करते हैं, क्योंकि मोथे के तने का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, मोथा किसका रूपांतरण होता है? तो क्या बताओगे? तने का। इनका ट्यूबर्स अंडरग्राउंड राइजोम्स के द्वारा मोथे की वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। साइलेंट आता। दीर्घ स्थायिकता वाला शाकनाशी कौन सा है? तो 20 इसमें पेराकॉट। पेराकॉट हमने बताया कैसा है? नॉन सिलेक्टिव होता है। पेंडिमेथिलिन, 2,4-D और ग्लाइकोफॉस्फेट। ओम साइलेंट। ठीक। तो इसमें क्या पेराकॉट होगा, पेंडामेथिलिन होगा, 2,4-D और ग्लाइकोफॉस्फेट। तो आप बताओगे हमारा क्या 2,4-D हमारा कैसा है? 2,4-D। ठीक। 2,4-D एक हमारा क्या है? शाकनाशी का अवशेष, मतलब जो हमारे किसी भी क्रॉप्स के जो एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, अवशेष होता है, जैसे धान को काटने के बाद अवशेष, तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला रूखड़ी। रूखड़ी स्टिग्मा खरपतवार किस फसल का सेचर, मतलब सेचर मतलब साथ साथ परजीवी पैरासाइट है। तो रूखड़ी जो होता है किसका होता है? आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? बाजरे का होता है। किसका? बाजरे का। अच्छा, बाजरे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेनिसेटम टाइफोइडस होता है। मक्के का साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है। ठीक। और मोट का, गौर का आप लोग बताना क्या होता है। आगे चलते हम लोग। हाँ ऐसा। फिर क्या है? 22 प्याजी। प्याजी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्पोडेलस। भाई शांत हो जाओ। अब देखो रोकड़ी हमने किस में बताया था? ये तो हमारा बाजरे में होता। अब क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, स्पोडेलस ट्यूनिफोलियम प्याजी किस मौसम में उगाने वाला बीड होता है हमारा? तो आप क्या बताओगे? हमारा 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? रब्बी। किस में होता है? रब्बी ऋतु में होता है। आगे देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लेरिस माइनर एक मुख्य बीड है। तो फ्लेरिस माइनर मतलब या गेहूं के खेत में पाया जाने वाला वीड्स होता है, जिसे हम लोग देसी भाषा में गेहूं का मामा भी बोलते हैं। आप इसकी पहचान कैसे करोगे? जब गेहूं के या तो जब हमें छोटी स्टेज में
आवाज बंद करके। जब छोटी स्टेज में हमें करना होता तो उसके जब उखाड़ते तो नीचे की उसकी जड़ें क्या होती, लाल लाल नजर आएंगी, लेकिन जब हम ऊपर आएंगे तो उसमें फूल जैसा नजर आने लगते, तो वो तो बड़ी स्टेज पे निकालते हैं। और क्वेश्चन आता है गेहूं के मामा का टेस्ट वेट कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। इसे इस तरीके से मिमिक्री क्या नकलची मिमिक्री बीट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा नकलची बीट्स कौन सा होता है, तो क्या बताओगे? गेहूं का। नकलची बीट का मतलब होता है ये फसल के साथ साथ नजर ही नहीं आता है बीट है कि हमारी क्रॉप्स ही है, लेकिन जब लंबी स्टेज के बाद हमें उसके बाद नजर आता है, बिल्कुल समान होता है। और गेहूं के दाने का कोई भी टेस्ट वेट पूछे तो कितना बताओगे? 40 से 42 ग्राम होता है, 40 ग्राम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा। 2 ग्राम में। हाँ, उसका टेस्ट वेट अलग से होता कि आंख के बीजों का प्रकीर्णन इनमें से होता पेपस, पंख, कोसोम, वेलून। तो क्या बताओगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का हमारा सी, कोसोम होता। कौन सा होता? कोसोम होता है। अगला है चिनोपोडियम मुरेल किस ऋतु का बीड है? तो एक चिनोपोडियम एल्बम होता है, एक चिनोपोडियम मुरेल होता है। तो किसका होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? यह रब्बी ऋतु का हमारा बीड है। कौन सी ऋतु का? रब्बी ऋतु का बीड है। क्वेश्चन नंबर 26 प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन में फ्लूक्लोरीन डालने की विधि कौन सी है? तो 26 का हमारा राइट आंसर है क्या? प्री प्लांटिंग। कौन सी है? प्री प्लांटिंग होता है। इसमें कहता है साइलेंट फ्लूक्लोरिलीन जो प्रवृत्ति का रसायन है, जो दलहनी मतलब लुग्निस और तेल वाली ऑयल वाली फसलों की बुआई के 1 से 2 दिन पहले खेत में डाला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 खरपतवार नाशी मतलब बीड साइड्स रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए खरपतवार उत्पन्न हो जाता है, मतलब इससे क्या क्या हानि है? तो क्या बताओगे? 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? भूमि। भाई क्या हमारा वायुमंडल पे कोई भी होगा इतना नहीं होगा, लेकिन समुद्र पे भी नहीं होगा, इकोसिस्टम पे। लेकिन सोइल क्या होगी? जब लगातार हम लोग केमिकल का यूज करेंगे वो अनफर्टाइल होती चली जाएगी, मतलब बंजर भूमि होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शाकनाशी रसायन जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो क्या बताओगे? पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। मतलब किसका प्रयोग करते हैं? पेस्टिसाइड रखे। पेस्टिसाइड का ब्रॉड टर्म होता है जिसका अर्थ होता है विष। कोई पूछे जिसका अर्थ क्या होता है? विष होता है, जो क्या होता है? पेस्ट को मारने के लिए काम आता है। ठीक। इसमें कीटनाशक भी हो जाते हैं हमारे, हर्बिसाइड हो जाते हैं, फफूंदनाशी और रोडेंटोसाइड। हाँ, चूहों को मारने के लिए रोडेंटोसाइड होते हैं। अगला है निम्न में से धान का हुबहू बीट्स कौन सा है? हुबहू मतलब मिमिक्री बीट्स कौन सा है जो धान में सेम उग जाता है? जैसे गेहूं का हमने आपको बताया क्या होता है, गेहूं का तो हमारा फ्लेरिस माइनर हो गया। इसी तरीके से धान का भी होता है, तो वो कौन सा? अगर आपको कोई पूछे तो क्या बताएगा? इकाइनोक्लोआ कोलोनम। कौन सा? इकाइनोक्लोआ कोलोनम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार बीड साइड टूल कौन सा है? तो जो छोटे किसान होते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन से? क्या फावड़े का प्रयोग करते हैं? तो ये गलत बात है, फावड़े का प्रयोग ही नहीं करते हैं। क्या कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं? तो उसका भी नहीं प्रयोग करते इतने भाई किसान। ठीक। तो क्या बताओगे? 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? हैंड हो। हैंड हो का मतलब हम लोग बहुत तरीके से, जैसे हैंड हो एक मठई टाइप की होती है, जैसे जो आप इस तरीके से छींटते, फावड़े का छोटा भाई समझ लो, इस तरीके से पतला नहीं, बड़ा भाई नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए निम्न में से खरपतवार बीडों को ग्रेमनी कुल से संबंधित है। अब हमें पहले तो हमें खरपतवार का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कौन सा है क्या है। ठीक। तो साइप्रस रोटंडस, ब्रेस्का साइनेसिस, सोरगम हेल्पनेस। तो क्या बताओगे? 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या?
डी सोरगम हेल्पनेस, या ज्वार की फसल का, क्योंकि ज्वार क्या आता है हमारा ग्रेमनी कुल में आता है, और यह क्या है, तो हमने जो 3 के आपको मिमिक्री बीट्स बता दिए। सबसे पहले गेहूं का बताया, उसके बाद धान का बताया, इसके बाद हमारा ज्वार का हो गया। ठीक, जो जॉनसन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि इसको जो सोरगम हेल्पलेस को किसके किसके नाम से जाना जाता है, तो बारू या जॉनसन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। निम्न खरपतवारों में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन को वृद्धि करता है? तो ऐसा भी कोई बीड है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए भी लाभदायक होता है, तो क्या बताओगे? मिलीलोटस इंडिका। कौन सा हमारा मिलीलोटस इंडिका जो होता है, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के भी काम आता है। यह एक ल्यूमिनेसी क्रॉप्स का बीड है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि मिलीलोटस इंडिका कौन से कुल का वीड्स है, तो क्या बताओगे? ल्यूमिनेसी कुल का वीड है, जिसकी जड़ों में लेगो हीमोग्लोबिन की गांठें होती हैं। वही राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। मतलब इसे राइजोबियम हमारा दाल में पाया जाता है, राइजोबियम बरसीम में पाया जाना राइजोबियम ट्राइफोलियाई होता है। राइजोबियम जो सोयाबीन में पाया जाता है उसे राइजोबियम जपोनिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारा मिलीलोटस इंडिका है, वो इसमें कौन सा राइजोबियम पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु की भी अलग अलग क्या वेराइटियां होती हैं। ठीक, ये फिक्सेशन करने के भी काम आता है। चलते आगे की ओर। निम्न खरपतवारों में कौन सा सोलेनेसी से संबंधित है? सोलेनेसी कुल में कौन से हमारे आलू, हमारे कौन सी क्रॉप्स का सोलेनेसी है? ठीक, तो सोलेनेसी क्रॉप्स से संबंधित रहता, तो क्या बताओगे? सोलेनम जिंथोकार्पम, ये क्या है? सोलेनेसी फैमिली से बीड है जो सोलेनम जिंथोकार्पम होता है, जो जिंथोकार्पम। क्वेश्चन नंबर 34, चावल की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक किस राज्य में है? प्रोडक्टिविटी और एरिया में डिफरेंस होता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि चावल का प्रोडक्टिविटी किस राज्य में होती है, सबसे अगर बोला जाए तो कहां बताओगे? पंजाब में कि पश्चिम बंगाल में? तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? पंजाब में। किसमें? पंजाब में। इसी तरीके से अगर गेहूं के बारे में पूछा जाए तो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो पंजाब है। कहां है? लेकिन अगर एरिया में सबसे ज्यादा, जैसे सपोज डेट करिए हमारे पास 1 बीघा खेत है, हम पंजाब में खेती कर रहे हैं, तो हम 1 बीघा खेत में 5 कुंटल गेहूं हमने उगा लिया। भाई उत्तर प्रदेश में 2 बीघे में 5 कुंटल गेहूं उगा पाए, तो उसका मतलब क्या? जो प्रोडक्टिविटी है, कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता? पंजाब करता है। लेकिन यूपी में क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन उनके पास एरिया ज्यादा होता है, वो एरिया ज्यादा में करते हैं। तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो पंजाब लगाओगे। चावल उगाने की नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र कौन सा है? मतलब नॉन ट्रेडिशनल, अपरंपरागत कौन सा है? तो क्या बताओगे? 35 का हमारा क्या आ जाएगा? पंजाब और हरियाणा। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा, नॉन ट्रेडिशनल। क्वेश्चन नंबर 36, स्टीवेशन स्क्रीन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या कौन सा? स्टीवेशन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो आप क्या बताओगे? ये जो है एग्रोमेट्रोलॉजी, हिंदी में बोले एग्रोमाइट्रोलॉजी। ठीक, ये सब्जेक्ट पहले था माइट्रोलॉजी, अब इसमें आपके बीएससी में सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। पहले मेट्रोलॉजी बीएससी फर्स्ट में था। ठीक, अगला देखिए, मेट्रोलॉजी में होता क्या? हमें वायुमंडल के बारे में, जैसे विंड क्या है, विंड के कैसे, कब हमारा बरसात होगी, इसके बारे में हमें सब चीजें, और मौसम के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्योंकि आपको भी पता है, जितने भी अगर पहली बार बीएससी के सीसीएस यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे, तो इसका मतलब है कोई भी टीचर, जो भी प्रोफेसर पेपर बनाएंगे, वो कहां से आएंगे? अपनी बुकों से बनाएंगे, या तो एआई का यूज करेंगे। तो पहले हम बुक को कवर करेंगे, फिर एआई के तरीके से भी देखेंगे क्वेश्चन कहां से आपके पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं कि वो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए।
तो आप पहले इसको बेसिक को पूरा कंप्लीट कर डालोगे, उसके बाद अलग से देखेंगे अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये भी ना तो टीचर को पता ना तो बच्चे को पता कि सिलेबस में कहां से क्वेश्चन पुट होंगे। तो इसीलिए क्या आप अपने क्वेश्चन को सिलेबस के जितने भी पेपर के पीछे के क्वेश्चन दिए उनको पहले पढ़ते रहिए, और उसके बाद जितने हम करा रहे हैं उसकी पीपीटी को पढ़िए अच्छे तरीके से, और उसको देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला देखिए, अगला बादलों के आवरण क्लाउड थिकनेस को मापने, तो क्लाउड थिकनेस को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑक्टा का। किसका, ऑक्टा का। जैसे क्वेश्चन आता है भूमि में नमी किससे नापी जाती है, तो भूमि में नमी किससे नापी जाता है, टेंसियोमीटर के द्वारा। इसी प्रकार से भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक, वायु की विंड की स्पीड किससे नापी जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा। तो ये आपको पता होने चाहिए। टेम्परेचर थर्मामीटर से नापा जाएगा और किससे नापा जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी फसल पोएसी कुल की है, तो पोएसी कुल की नहीं है। अब इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, कि नहीं लगा है कि नहीं लगा है, ये नहीं कि आप पोएसी कुल समझ लिया हाँ लगा के चले आए। ठीक, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से, तो क्या बताओगे, अलसी, तो अलसी हमारी कौन से कुल की पौधा है, तो क्या बताओगे, तिलहनी कुल की, लाइनेसी कुल की फसल है। क्वेश्चन ये भी आएगा, अलसी जो हमारी कौन सी है, लाइनेसी कुल की फैमिली का पौधा है। बाकी नेपियर घास तुमने देखा होगा ज्यादातर नदी किनारे पाई जाती है। गन्ना और पेरा घास एक ऐसी हमारी ग्रेमनी कुल की संबंधित है। एक से ज्यादा बार ले सकते हैं फसल इनसे। ये भी तो है। आगे चलते हैं, अगला आता है द्विवर्षी, मतलब पेरिनियल। वाइनियल, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण कौन सा है। अच्छा, आपने देखा होगा क्या ठीक ठीक, तंबाकू का पहले साइंटिफिक नेम क्या होता है, निकोटियाना टोबैकम होता। और बात करते हैं तंबाकू की बीज दर कितनी होती है, 100 से 150 किलोग्राम, 100 से 150 ग्राम। क्या बताओगे, तो तंबाकू की 100 से 150 ग्राम। ठीक ठीक, 150 ग्राम, हाँ ठीक। तो इसका हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, द्विवर्षीय जो हमारा बीड होता है, क्या बताओगे इसका, चुकंदर। चुकंदर कैसा द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है, चुकंदर। बाकी भी है, हम लोग जो चुकंदर हमारा कैसा द्विवर्षीय है। अब देखते रहना बल्कि, और भी हमारे जो है गाजर भी हमारा, अब गाजर की अलग अलग जो वेराइटियां आने लगी हैं वो हमारी 3 महीने में भी ग्रो हो जाती हैं। ठीक, हल्दी देखोगे, हल्दी द्विवर्ष में उगती है, लेकिन हल्दी की अब अलग अलग वेराइटी होगी जो 1 साल में भी उग जाती है। जैसे तुम देखोगे अभी जो खीरा है, खीरा को जो लगाने का समय अगर ट्रेडिशनल तो हमारा कैसे कितना है, उसमें आ जाता है मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, लेकिन खीरा हर समय अभी अक्टूबर नवंबर में मिल जाता है, क्योंकि हम क्या है पॉली हाउस के अलग अलग टेम्परेचर को अनुकूल बना के भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, हाँ साइलेंट। जबकि रिजिका हमारा कैसा है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय। मतलब रिजिका हमारा, अगर क्वेश्चन यह रहता है कि निम्न में से कौन सी जो हमारी फसल है जो 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय तीनों में आती है, तो अब आप ऑप्शन लगाते हैं क्या, रिजिका। ठीक, अगला है, लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर टेम्परेचर समुद्री सतह के मान का होता है, तो कितना बताओगे, कितना होता है। आपसे कोई पूछे तो कितना होता है, आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। इसके आप लोगों को हम वैसे भी क्वेश्चन कराएंगे, जो डेस वाले वैसे भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले हम इस तरीके से क्वेश्चन करा ले। ठीक, अभी बता आपको एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वायु की गति की, वायु की दिशा। तो आप क्या बताओगे, एनीमोमीटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वायु की गति नापने के लिए प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट आपको बताया था हमने। ठीक, अगला है, दलहनी फसलों मतलब ल्यूमिनस क्रॉप्स में 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितना किलोग्राम बीज को उपचार किया जा सकता है, तो आप क्या बताओगे, सामान्यतः 10 किलोग्राम।
हाँ, 1 हेक्टेयर के लिए कितने की आवश्यकता होती है? 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। कितने? 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। अगला है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 4 से 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 से। मतलब जो हमारी अगर देखें, हाँ, अम्लीय रूप में होने, 7 हमारा कैसा होता है? अगर कोई मुझे 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 पे उदासीन होता है। तो धान की खेती के लिए हमारा क्या है? अम्लीय सोयल होनी चाहिए। ठीक। अगला है, पीटी का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आप क्या बताओगे? थॉर्थवेट ने। किसने दिया था? थॉर्थवेट ने दिया था पीईटी का सिद्धांत। अगर आप सुनोगे तो आपको इंग्लिश में भी चीजें समझ में आएंगी, अगर बात करोगे तो नहीं समझ में, क्योंकि हम कोशिश करें 50% आपके जितने भी टर्मिनोलॉजी शब्द है वो इंग्लिश में बताने के लिए। जैसे इसमें हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है? तो इसमें हिंदी और इंग्लिश की बात एक ही है। तो हाइब्रिड और कॉटन के फादर कौन से है? तो क्या बताओगे? सीटी पटेल है। इन्होंने भारत में, गुजरात में 1970 में कपास की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी को खोजा। तो क्वेश्चन आएगा, किसने इंडिया में कपास की पहली हाइब्रिड वैरायटी को खोजा? तो सीटी पटेल ने खोजा। कौन सी थी? H4 थी। कौन सी थी? H4 थी है। अगला है, वारा लक्ष्मी किस फसल की हाइब्रिड किस्म है? मतलब वारा लक्ष्मी जो वैरायटी है वो किस फसल की क्या है? हमारी हाइब्रिड वैरायटी है। तो क्या बताओगे? कपास की। कौन सी है? कपास की होती है। साइलेंट। फिर क्या है? अधोभूमि अंकुरण हाइपोकियल जर्मिनेशन होता है किसमें? तो अरहर में, चना मसूर में, किसमें होता है? तो आप क्या बताओगे? इसका अरहर, चना, मसूर में कैसा होता है? अधोभूमिक अंकुरण, हाइपोकियल जर्मिनेशन होता है। यह सामान्यतः जो खरीफ ऋतु की दलहनी फसल होती है एपीगियल अंकुरण होता है। अरहर इसमें क्या है? अपवाद है। अरहर क्या है? एक्सपेंशन है। अपवाद मतलब वो हमारे दोनों में आ जाता है। जबकि रबी दलहनी फसलों में अधोभूमि हाइपोगियल अंकुरण होता है केवल राजमा में। और क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये भी आएगा, कौन सी ऐसी हमारी ल्यूमिनेसी क्रॉप्स है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है? तो अकेली एक हमारी राजमा ऐसी क्रॉप्स है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अगला है, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद मतलब ड्रिप इरिगेशन की टाइफोन विधि काम में लाई जाती है किसमें? चना में, गन्ने में। तो आप क्या बताओगे? किसमें काम में लगाई जाती है? तो गन्ने में लाई जाती है। किसमें? टाइफिन विधि किसमें लाई जाती है? गन्ने में लाई जाती है। अगला है, जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा एवं सिंचाई से पहले, कीप साइलेंट, सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या बताओगे? जल संग्रहण दक्षता बोलते हैं। जल संग्रहण दक्षता बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गेहूं की सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। तो गेहूं में कोई मुझे कितनी सिंचाई होती है? 6 सिंचाई होती है हमारी। और गेहूं की सबसे इंपॉर्टेंट सिंचाई कौन सी होती है? CRI स्टेज होती है, शिखर जड़वस्था। ये कितने दिन बाद की जाती है? 21 से 25 दिन बाद की जाती है। तो गेहूं की सिंचाई का मेथड कैसे किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? जो वाटर है उसका 25% डिक्रीज होने पर, क्या 25% डिक्रीज होने पर पता लगता है। ठीक, ये किसमें? बीड में भी, मतलब गेहूं में, पेडी मतलब धान में, शुगर केन मतलब गन्ना में, शुड बी एरीगेटेड किसमें? 25%। ठीक, अवेलेबल सोयल मॉइस्चर के पर हम लोग देखते हैं। ठीक ठीक, आगे के 50 क्वेश्चन के आगे के हम लोग कल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।